अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 12 ए क्यू बी पास पेपर वीडियो सॉल्विंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। जनाब, जो पास पेपर में आज सॉल्व कर रहा हूं वो आपके पास है 2024 का सीआरक्यू। पिछली वीडियो मैंने 2024 का एमसीक्यू सॉल्व किया था। और अगर आपको मजीद पास पेपर भी देखने हैं तो ऑलरेडी AQB क्लास 12 पास पेपर सॉल्विंग वीडियो सीरीज में वीडियोस मौजूद हैं जो 2008 से लेकर 2024 के एमसीक्यूज तक आपके पास पेपर उसमें मौजूद हैं। एमसीक्यूज पेपर, सीआरक्यूज पेपर की मैंने अलग अलग वीडियोस बनाई हैं ताकि आपको बेहतर रहनुमाई दे सकूं। ओके जी, आइए स्टार्ट करते हैं अब इस पेपर को सॉल्व करना। ओके, आपको ऑलरेडी पता है आपके पास फार्मूला शीट मौजूद है। आप चाहें तो ये फार्मूला शीट भी यूज कर सकते हैं। सो पहला पहला आपके पास है कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स दिया है। एफ ऑफ एक्स ये रहा, जी ऑफ एक्स ये रहा। तो भाई जी डॉट एफ ऑफ एक्स अगर चाहिए तो जी में आपको पुट करना होगा एफ ऑफ एक्स। तो जी में अगर आप पुट करोगे एफ ऑफ एक्स जो बेसिकली 3x² माइनस 5x प्लस 1 है। समझ लीजिए ये x की एक वैल्यू है जी के फंक्शन में। तो जहां जहां आपके पास x होगा आपको ये रखना होगा। तो 3x² माइनस 5x प्लस 1, इसकी जगह ये लिख दिया प्लस 1 ऑलरेडी है। तो g डॉट एफ ऑफ एक्स का फाइनल आंसर आ जाएगा 3x² माइनस 5x प्लस 2। 1 मार्क सिक्योर हुआ। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिमिट का है। सो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये क्वेश्चन है और कहता है x की वैल्यू नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 4। यानी ये कह रहा है कि इसमें इस फंक्शन में प्लस माइनस 4 में ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। अगर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी हो, जब भी इंफिनिटी हो आपके पास और इस किस्म का क्वेश्चन हो तो आप सबसे हाईएस्ट पावर कॉमन लें। और जब आप कॉमन लेते हैं और कोई चीज मौजूद नहीं होती तो वो डिवाइड में आ जाती है। भाई x² से मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे भी x² कॉमन ले लें, 1 - 4 अपॉन x²। ये कैंसिल आउट, लिमिट अप्लाई कर लें, बेशक ये भी कैंसिल आउट कर लें। ये तो कैंसिल आउट खैर नहीं होगा। लिमिट अप्लाई कर लें, 1 - 2 अपॉन x की जगह इंफिनिटी, 5 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर, 1 - 4 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर। समथिंग अपॉन इंफिनिटी आपके पास 0 के बराबर होता है। समथिंग अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर ऑफ कोर्स वो भी 0 के बराबर होता है। यानी किसी भी चीज को आप बहुत बड़ी वैल्यू से डिवाइड करो तो वो खत्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 1 माइनस ये भी 0, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, आंसर 1। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी, डेरिवेटिव वाले पार्ट में आ गया हूं। डेरिवेटिव में कहता है मुझे लॉगरिथम यूज करना है। चलें जी, लॉगरिथम यूज करते हैं। दोनों साइड पर ln लगाते हैं। ln x प्लस 1 x माइनस 2 अपॉन x प्लस 3 नेक्स्ट। अब डेरिवेटिव ले लेते हैं। ln का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन वाई और फिर y का dy अपॉन dx, इम्प्लिसिट फंक्शन। और यहां पर मैं ln की, बल्कि सबसे पहले मैं थोड़ा सा ln की प्रॉपर्टीज यूज कर लेता हूं। ln y वैसे ही, ln आपके पास अगर डिवाइड में हो तो उसको माइनस में लिखा जा सकता है। उसके बाद ln y अगर मल्टीप्लाई में हो तो प्लस में लिखा जा सकता है। ये जस्ट मैं ln की प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूं। ओके, अब डेरिवेटिव यूज कर रहा हूं 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ln का 1 अपॉन एक्स प्लस 1, फिर इसका डेरिवेटिव ओनली 1 होगा।
ये भी 1/x-2 और इसका डेरिवेटिव ये भी 1 होगा खाली 1/x+3 और इसका डेरिवेटिव भी 1 होगा। ओके, सो dy/dx 1/y, इन सब का मैं एलसीएम ले लेता हूं। ये सब अलग थलग हैं तो जनाब इसको ऐसे लिखा जाएगा, इस 1 के पास ये x-2 और x+3 जाएगा, इस 1 के पास x-2 है तो x+1 और x+3 जाएगा, और इसके पास x+1 और x-2 जाएगा। ओके, फर्दर अब जनाब ये y क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा dy/dx, तो ये y मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूं दो ब्रैकेट्स की, तो ये होगा x² प्लस x-6, मैंने एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया है इसको, इनको मल्टीप्लाई करूंगा, मैं एक साथ कर रहा हूं मल्टीप्लाई। आई होप दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लीकेशन बहुत बेसिक चीज है। तो ये हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 3 और ये हो जाएगा आपके पास x² माइनस x-2। तो ये माइनस क्योंकि बाहर था तो माइनस मैंने दे दिया इसको, और नीचे आपके पास है x+1 x-2 और x+2। अब y के ऊपर से वैल्यू मौजूद है, y की वैल्यू पुट कर देता हूं, y आपके पास बराबर है x+1 x-2 x+3, तो y बराबर है x+1 x-2 डिवाइडेड बाय x+3, और ये भी मेरे पास ऐसे ही होना चाहिए, x+1 x-2 x+3 होना चाहिए, x-2 और ये भी x+3 होना चाहिए, x+1 x-2 क्योंकि वही एलसीएम आपके पास था। बहरहाल अच्छा जी, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x², ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये x² एक से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी +2 हो जाएगा, तो एक x² बचेगा, ये 1x और 4x 5x और ये प्लस का x हो जाएगा तो ये 6x हो जाएगा, -6 +3 -3 और ये +2, क्योंकि ये +2 हो जाएगा तो ये 5 -6 तो -1 बचेगा अपॉन x+1 x-2 x+3। तो जनाब ये भाई साहब इससे खत्म हो जाएगा, ये भाई साहब इससे खत्म हो जाएगा, और फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा x² प्लस 6x-1 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x+3 होल स्क्वायर, और ये मेरा डेरिवेटिव हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। अच्छा जी, ऑप्शन में क्वेश्चन था, नेक्स्ट कर लेते हैं। कहता है फाइंड dy/dx फॉर अ गिविंग फंक्शन। ओके, अब ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह से लिया जाएगा, मैं dy/dx लेना चाहता हूं, जो मैं तोड़ूंगा dy/dt और dx/dt, वही dt कैंसिल हो जाएगा, वही dy/dx। तो जनाब इसका डेरिवेटिव लूंगा y का विद रिस्पेक्ट टू t, तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस के साइन पाई t, और पाई t का डेरिवेटिव सिंपली पाई होगा नंबर, फाइनली माइनस के पाई साइन पाई t, ये डेरिवेटिव हो गया। अब मैं dx/dt डेरिवेटिव लूंगा जनाब, तो वो सिंपली आएगा cos t। अब बस वैल्यूज पुट कर लेता हूं, dy/dx, इसकी वैल्यू है dy/dt, तो माइनस पाई साइन पाई t अपॉन
ये कॉस्ट ही आ जाएगा और ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। नेक्स्ट। ओके जनाब, अब मेरे पास नेक्स्ट आ रहा है, कहता है फाइंड द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ अ गिविंग फंक्शन अबाउट इन गिविंग वैल्यूज अप टू 4 टर्म्स। तो ये मैंने पीछे से फॉर्मूला शीट से टेलर सीरीज को यहां पर मैंने रखा है और मैं जस्ट अप्लाई करूंगा 4 टर्म्स तक। पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म और ये चौथी टर्म, 4 टर्म, यानी 3 दफा तक डेरिवेटिव लेना होगा। ओके, सो पहली टर्म जो होगा उसमें मुझे ए पुट करना होगा, यानी इसके लिए काम कर रहा हूं। तो ए की वैल्यू वेरी बार पाई बाय 4 है, तो साइन पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री, जो 1/रेडिकल 2 के बराबर होता है। ओके, अब पहला डेरिवेटिव लूंगा जो होगा cos x, और उसमें भी मैं अगर पुट करूंगा पाई बाय 4, क्योंकि मुझे ये वैल्यू चाहिए ये वाली, तो cos पाई बाय 4 ये भी 45 डिग्री, ये भी 1/रेडिकल 2 के बराबर होता है। ओके, अब एक दफा फिर डेरिवेटिव करूंगा। सेकंड डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव माइनस के sin x होता है। अगेन मैं वैल्यूज पुट करूंगा, पाई बाय 4 तो माइनस के sin पाई बाय 4। अब की बार भी 1/रेडिकल 2 होगा मगर माइनस का। और चौथा आपके पास है, चौथी टर्म एक दफा तीसरा डेरिवेटिव होगा और माइनस साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस ही होता है आपके पास। और इसमें भी अगर मैं पुट करूंगा पाई बाय 4 तो ऑफ कोर्स माइनस के 1/रेडिकल 2 ही आएगा। सो अब मैं वैल्यूज देने के काबिल हूं, यानी एफ ऑफ एक्स साइन एक्स को लिखा जा सकता है एफ ऑफ ए जो 1/रेडिकल 2 है, प्लस एफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ए जो मेरे पास ये रहा 1/रेडिकल 2, और x माइनस ए मतलब a की वैल्यू पाई बाय 4 है, प्लस सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू -1/रेडिकल 2, और ये होगा x माइनस पाई बाय 4 का स्क्वायर। और तीसरी भी हमारे पास माइनस के 1/रेडिकल 2 है, दिस वन। अच्छा, ये फैक्टोरियल है, सेकंड पे फर्स्ट पे 1 फैक्टोरियल था, सेकंड पे ये 2 फैक्टोरियल है, यहां पर ये 2 फैक्टोरियल रखेंगे और तीसरे पे ये 3 फैक्टोरियल रखेंगे, 3 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा x माइनस पाई बाय 4 और पावर 3, और इस तरह फिर चलता रहेगा और ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। हाँ जी, ये थोड़ा मजे का क्वेश्चन है, चलें इसको सॉल्व करते हैं। कहता है यार इसको प्रूफ करके दिखाओ, चलो करके दिखाते हैं। इंटीग्रेशन dx अपॉन रेडिकल x² - 9। अब जब भी आपके पास हो x² माइनस a², तो इसमें आप लेट करते हो x इज इक्वल टू a sec, a की वैल्यू इस वक्त 3 है, sec थीटा। तो अब ये लेट करते हो x इज इक्वल टू a sec थीटा, फिर आप डेरिवेटिव लेते हो x का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो sec का डेरिवेटिव होता है sec x tan x tan थीटा, और फिर dx की वैल्यू बना लेते हो, तो वो बनेगी 3 sec थीटा tan थीटा tan थीटा d थीटा। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, इंटीग्रल dx की जगह 3 sec थीटा tan थीटा d थीटा, x की जगह 3 sec यानी कि 9 sec स्क्वायर थीटा -9। अगला स्टेप कर लेते हैं, 3 sec थीटा tan थीटा d थीटा, 9 कॉमन ले लेते हैं, sec स्क्वायर थीटा -1
हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। 1 वहां जाएगा तो sec स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो जनाब 9 का 3 आ जाता है, 3 sec थीटा tan थीटा d थीटा। ये 3 9 रेडिकल से बाहर आ गया और इसकी जगह मैंने लिख दिया tan स्क्वायर थीटा। ओके, सो नेक्स्ट, अब 3 से 3 आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास अगला स्टेप, इंटीग्रल sec थीटा tan थीटा d थीटा और tan स्क्वायर का tan थीटा हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग सिर्फ बचेगा sec थीटा d थीटा और sec थीटा d थीटा की इंटीग्रेशन पीछे फार्मूला में दिया होगा। तो इसका आपके पास फार्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है आपके पास, आपको जैसे जाना है पीछे कि sec थीटा की इंटीग्रेशन क्या है। ओके, फार्मूला शीट में जाते हैं। इंटीग्रेशन में यस, sec थीटा की इंटीग्रेशन दी हुई है ln sec x प्लस tan x। तो ये होगी ln sec x प्लस tan x। चलें जी वो लिख देते हैं, ऑलरेडी इंटीग्रेशन दी हुई है। तो ये हो जाएगा आपके पास ln sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। अब यहां से स्टिल आपके पास प्रूफ तो हुआ नहीं है, आपको तो ये प्रूफ करना है। तो अब देखें यहां से कैसे वर्कआउट होता है। मैं एक ट्राइंगल बनाऊंगा और मैंने लेट किया था x इज इक्वल टू 3 sec थीटा। तो x अपॉन 3 बराबर हो जाएगा sec थीटा। अगर मैं इसका उल्टा करूंगा तो sec का उल्टा होगा जो cos थीटा होता है। तो cos बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और मुझे ये फाइंड करना है, अगर मैं इसको p कह देता हूं तो मैं कह रहा हूं एक्स स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9। तो एक्स स्क्वायर -9 पी स्क्वायर, क्योंकि लेंथ है तो रेडिकल लगा दिया, नो प्लस माइनस। तो इसका मतलब p की वैल्यू मेरे पास आ गई रेडिकल एक्स स्क्वायर -9। और अब बस वैल्यूज पुट कर दीजिए। ln sec थीटा की वैल्यू है आपके पास x अपॉन 3 प्लस tan थीटा की वैल्यू है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी रेडिकल एक्स स्क्वायर -9 अपॉन 3 है। और अगर मैं देखूं तो मैं काफी हद तक प्रूफ कर चुका हूं, रिमेनिंग बल्कि मैं प्रूफ कर ही चुका हूं, उसने वहीं तक रखा है x अपॉन 3 प्लस 3। तो चलें जी, ये मैंने प्रूफ कर दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी, पार्शियल फ्रैक्शन पे आ गया हूं, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले तो मुझे पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगी। तो मैं सॉल्व करता हूं, x अपॉन x -4 x प्लस 5 बराबर हो जाएगा a अपॉन x -4 प्लस b अपॉन x प्लस 5। ये नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर है जिसको ऐसे लिखा जाता है। अगला स्टेप, x -4 x प्लस 5, इसका एलसीएम लूंगा, x -4 x प्लस 5 a x प्लस 5 b x -4। ओके, नेक्स्ट आपके पास ये भाई कैंसिल हो गया, x बराबर हो जाएगा a x प्लस 5 प्लस b x -4।
तो जनाब मैं x प्लस 5 को सेट करूंगा 0 के बराबर, x इज इक्वल टू -5, तो -5 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, b -5 -4, तो ये वैल्यू आ जाएगी -5 अपॉन -9, और ये b की वैल्यू मिल गई। अच्छा जी, सेकंड फैक्टर मेरे पास x -4 सेट करूंगा 0 के बराबर, x इज इक्वल टू 4, तो 4 बराबर आ जाएगा a 4 प्लस 5, और ये 0 हो जाएगा। जब यहां 4 पुट करूंगा तो 4 अपॉन 9, 4 प्लस 5 9, ये मेरे पास a की वैल्यू आ गई। और फाइनली अब मैं इस भाई साहब की जगह ये वैल्यू रख सकता हूं, तो मैं कह सकता हूं x अपॉन x माइनस 4 और x प्लस 5, ये बराबर हो गया मेरे पास, a की वैल्यू है मेरे पास 4 अपॉन 9, x माइनस 4, b की वैल्यू है मेरे पास 5 अपॉन 9, x प्लस 5। ओके, अब मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूं। अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो बेसिकली मैं इसकी इंटीग्रेशन कर रहा हूं और इन दोनों के इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करूंगा, यानी मैं कहूंगा ये 4 अपॉन 9 बाहर ले गया, 1 अपॉन x माइनस 4 dx, और प्लस ये 5 अपॉन 9 बाहर ले गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 5 dx। तो अगर नीचे फंक्शन हो, पावर 1 हो और अंदर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, तो हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? हम लगाते हैं ln, और जो भी फंक्शन होता है उसको हम लिख देते हैं। यानी ये सिंपल फॉर्म है, नीचे फंक्शन हाईएस्ट पावर 1, ऊपर उसका डेरिवेटिव, x माइनस 4 का डेरिवेटिव 1 ही होता है। ओके, 5 अपॉन 9 यहां भी यही करूंगा, नीचे फंक्शन हाईएस्ट पावर 1, ये ln में चला जाएगा। अब यहां तक भी उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आंसर, चाहे तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स, यानी वो मैक्स टू मैक्स प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ये पावर ऊपर चला जाएगा, ln x माइनस 4 4 अपॉन 9 प्लस ln x प्लस 5 अपॉन 9, और अगर और ये सी वैसे ही रख रहा हूं, और अगर आपके पास मल्टीप्लाई होता है प्लस होता है तो उसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, एक ln करके x माइनस 4 4 अपॉन 9 और x प्लस 5 अपॉन 9 प्लस सी। अब इससे मैक्स आंसर नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। ओके, चलें जी, इंटरेस्टिंग। व्हाट प्रॉब्लम बनाइए? An object is dropped from the top of a tower vertically down under the influence of gravitational force. Okay. Taking gravitational acceleration is 10 meter per second square. Find the expression of velocity v after t time of falling. Okay, भाई एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंका गया है और वो ऑब्जेक्ट नीचे आके गिर गया है, और ये जो नीचे आके गिर रहा है इसकी एक वेलोसिटी है v, वेलोसिटी है v, और ये जो टाइम ले रहा है गिरने का, ये आप इसकी एक्चुअली t है, टाइम t है। तो ये कह रहा है एक्सप्रेशन बताओ, वेलोसिटी, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी v आफ्टर t सेकंड ऑफ फॉलिंग, यानी वो गिर जाता है तो उसकी आप बता दो कि उसकी वेलोसिटी की एक्सप्रेशन क्या होगी। अच्छा, हमें पता है चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये फार्मूला है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है। एक्सेलरेशन हमें यहां पर दी हुई है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दी हुई है, वो है 10 मीटर पर सेकेंड।
अगर मैं इसको इक्वेशन बना लूं, डिफरेंशियल इक्वेशन, और मैं अगर वेलोसिटी फाइंड करना चाहता हूं तो मुझे इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। वन बेशक लिख लीजिए 1, और अगर इसकी इंटीग्रेशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू v तो ये v हो जाएगी 10, इसकी विद रिस्पेक्ट टू t ये t हो जाएगी, और एक कांस्टेंट आपके पास आएगा, क्योंकि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है फॉल ड्रॉप हो रहा है, डाउन हो रहा है, ड्रॉप डाउन यानी गिर जाता है, यानी यहां पर आके रुक जाता है, तो फिर उसकी वेलोसिटी उस वक्त होगी 0, और कोई भी टाइम नहीं ले रहा होगा, टाइम खत्म हो चुका होगा। तो अगर मैं ये इनिशियल कंडीशंस ले लूं तो 0 इज इक्वल टू 10, 0 प्लस सी, और सी की वैल्यू 0 आ जाती है, और फाइनली आंसर मेरे पास आ जाता है v इज इक्वल टू 10t। ये मुझे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल जाता है। अगर मुझे वेलोसिटी मिल गया है तो आफ्टर टी टाइम, आफ्टर 2 सेकेंड, वो बोल रहा है वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ फॉलिंग, तो जब वो गिर रहा है कि 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी का फार्मूला मैं डेवलप कर चुका हूं 10t, सो v इज इक्वल टू 10 टाइम्स 2, तो ये आपके पास हो जाएगी 20। अच्छा जी, नाउ अब मुझे फाइंड करना है एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे पता है चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्चुअली वेलोसिटी होती है, और अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं तो वेलोसिटी मैं निकाल चुका हूं 10t के बराबर, ds इज इक्वल टू 10t dt, वही इंटीग्रेशन लगा लेता हूं, तो जनाब ये आपके पास हो जाएगा s इज इक्वल टू 10t² अपॉन 2 प्लस c, और s बराबर हो जाएगा 5t² प्लस c। अगर मैं इनिशियल कंडीशन ले लूं s इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 0, अगर ये इनिशियल कंडीशन ले लूं तो s 0 बराबर हो जाएगा 5 0² प्लस c, और c की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो s इज इक्वल टू 5 टाइम्स t, ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी, और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। ओके, नेक्स्ट। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन गिविंग सिचुएशन यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। तो दिस इज रियली अ इजी पीसी क्वेश्चन। नॉर्मल फॉर्म होता है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी एक्स। थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री, और पी की वैल्यू दी हुई है आपके पास रेडिकल टू। दिस इज रियली इजी पीजी क्वेश्चन। पी क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन होता है, ये पी है, और थीटा आपके पास जो एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन बनाती है ये थीटा कहलाता है। तो जनाब cos 45 1/रेडिकल 2 के बराबर होता है, ये भी 1/रेडिकल 2, रेडिकल 2, तो एलसीएम लूंगा क्योंकि रेडिकल 2 तो कॉमन है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो रेडिकल 2 मल्टीप्लाई होंगे 2 हो जाएगा, और x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी। चल लें जी नेक्स्ट। अब मुझे फाइंड करना है इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है, विच इज रियली अ इजी पीजी टास्क। मुझे कोई जरूरत नहीं है लंबे लंबे छोटे छोटे फार्मूले देखने की,
ये देखिए, ये दो आइडेंटिकल लाइन है, ये इसकी हाइट है और ये इस ट्राइंगल की बेस है। नीचे भी यही है आपके पास। और हाइट और बेस अगर आप देख लेते हैं तो फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ऊपर वाले की। नीचे वाला भी सेम ही है, दो आइडेंटिकल ही आपके पास हैं। तो हाइट है 1 2 3 और बेस है 1 2 3 4 5 6। यहां भी बिल्कुल सेम ही है। तो जनाब ये 3 हो जाएगा, तो ये 9 प्लस ये भी 2, सॉरी ये 2 होगा, तो ये 6 प्लस 6, तो इसका एरिया 12 यूनिट जो भी हो उसका स्क्वायर। अब यहाँ यूनिट तो दिया हुआ नहीं है, तो यूनिट जो भी हो उसका स्क्वायर, एरिया आपको मिल गया। अच्छा जी, नेक्स्ट। ओके, एक और मजे का क्वेश्चन कहता है द गिविंग टेबल शोज द प्रोडक्शन टाइम, इंस्पेक्शन टाइम एंड प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ टू मैन्युफैक्चर कार्स ए एंड बी। ओके, बेस्ड ऑन द लीनियर प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट, ये सब इंफॉर्मेशन दी हुई है कि टाइप 1 जो कार है, प्रोडक्शन टाइम इन आवर 4 घंटे लेती है बनने में एक कार, और उसको इंस्पेक्शन करने में 2 घंटे लगते हैं। ये कार ए की बात हो रही है। और उसमें प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इन 10,000, तो मैं कहूंगा 20,000 इसको प्रॉफिट होता है यहाँ पर, क्योंकि 10,000 है प्रॉफिट इन रुपीस, 10,000 पर यूनिट। तो अगर 2 है आपके पास तो 20,000 रुपीस आपके पास प्रॉफिट होता है इस कंडीशन में। दूसरा आपके पास ये जो कार 2 है, तो ये 5 आवर बनने में लेती है, 3 घंटे इसको इंस्पेक्शन लगते हैं और इसका प्रॉफिट भी ज्यादा है, 30,000 प्रॉफिट है। तो जो टोटल टाइम आपको गिविंग दिया गया है कार 1 और कार 2 का, वो 18 आवर्स है, और इंस्पेक्शन टाइम जो है वो 8 आवर्स है। ओके, तो बेस्ड ऑन दिस लीनियर प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट कांस्टेंट फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, कांस्टेंट्स बना लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कांस्टेंट फॉर द नंबर ऑफ प्रोडक्शन एंड इंस्पेक्शन। ठीक है, एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन टू मैक्सिमाइज द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले कांस्टेंट, कांस्टेंट वेरिएबल, तो x रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कार ए और y रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कार बी। अच्छा जी, नंबर ऑफ कार ए और नंबर ऑफ कार बी, ए एक्स और वाई रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड आपके पास जो इसने मुझे सेकंड कहा बताया है, कांस्टेंट्स बनाने हैं। तो 4 घंटे लगते हैं आपके पास कार ए को के बनने के, 4 घंटे लगते हैं जितने भी नंबर ऑफ कार्स होंगी उसको बनने में 4 घंटे लगेंगे। तो 4 टाइम्स एक्स रिप्रेजेंट करेगा जितने भी नंबर ऑफ कार्स होंगी उनके बनने का टाइम, प्लस 5 घंटे लगते हैं कार बी बनने में। और अगर मैं 5y कहूंगा तो ये कार बी बनने का टाइम बताएगा, और ये टाइम मैक्सिमम जो मेरे पास होना चाहिए वो 18 होना चाहिए। तो ये लेस देन इक्वल टू 18, ये पहला कांस्टेंट बन गया मेरा। दूसरा कांस्टेंट मेरे पास है इंस्पेक्शन टाइम। तो 2 घंटे लगते हैं कार ए के इंस्पेक्शन के, तो 2x रिप्रेजेंट करेगा जितनी भी कार्स होंगी उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो टाइम मिलेगा जो इंस्पेक्शन का टाइम है कार ए का। सिमिलरली कार बी आपके पास, और इसका जो मैक्सिमम टाइम मेरे पास दिया हुआ है वो 8 दिया हुआ है। और एक कांस्टेंट आपके पास और होता है कि ये x की वैल्यू और y की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा।
क्योंकि नंबर ऑफ कार्स ये नंबर हैं, पॉजिटिव ही होंगे, नेगेटिव तो हो नहीं सकते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो जनाब ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो एक्चुअली मैक्सिमाइज है 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये 20,000 एक्चुअली मिल रहा है, यहां पर 2 रिप्रेजेंट करेगा 20,000 को 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये प्रॉफिट मिलेगा आपके पास, जितनी भी कार्स मिलेंगी बनेंगी उसको ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके प्रॉफिट के लिए, प्लस कार ए की बात हो रही है और 3 टाइम्स वाई, ये कार बी की प्रॉफिट की बात हो रही है, और इसको मैं एक नाम दे सकता हूं मैक्सिमाइज, ऐसे कह सकता हूं मैक्सिमाइज ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई भी नाम दे सकते हैं, इट्स रियली अप टू यू, मैं इसको मैक्सिमाइज कर रहा हूं तो चलो एफ, एफ का नाम दे देते हैं बेशक। ये फंक्शन प्रॉफिट फंक्शन है जिसको हमने मैक्सिमाइज करना है, और ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो इस वक्त मेरे पास मैक्सिमाइजेशन की तरफ जा रहा होगा, ये प्रॉफिट की तरफ जा रहा होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। ओके, फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट। अच्छा जी, तो ये मेरे पास एक्चुअली 2 पॉइंट है सर्किल के, एक 0,0 और दूसरा 3,-2। ओके, 3,-2 ये रहा, सर्किल इन 2 पॉइंट से गुजर रहा है, मैं इसकी सिर्फ पिक्चर बना रहा हूं आपके सामने थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और सर्किल का सेंटर आपके पास है इस लाइन पर। अगर मैं इसकी 2 पॉइंट्स ले लूं, जैसे अगर x की जगह 0 रखूंगा तो y का आंसर 10 आ जाएगा, थोड़ा सा छोटा पॉइंट ले लेता हूं क्योंकि मेरे पास 8 तक है, अगर x की जगह 1 ले लूंगा तो ये 3, y का आंसर 7 आ जाएगा, x की जगह 2 ले लूंगा तो 6, y का आंसर 4 आ जाएगा उधर जाके। जस्ट मैं एक पिक्चर बनाना चाहता हूं एक अच्छी सी, 1 7 2 4, इस पॉइंट्स को मैं डिफरेंट कलर, 1 7 और 2 4, तो ये मेरी लाइन रेडी हो गई है। अब मैं सिनेरियो समझा देता हूं आपको। कहता है फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्किल पासिंग थ्रू पॉइंट्स दिस वन एंड हैविंग अ सेंटर ऑन लाइन। ओके, सो एक रफ स्केच में सर्किल बना देता हूं जो इन 2 पॉइंट से गुजरेगा। ट्राई माई लेवल बेस्ट, ट्राई माई लेवल बेस्ट कि इसको थोड़ा सा ऐसे बना सकूं, अच्छा जी ये इसके ऊपर ही बन गया है, सो मुझे सर्किल ए की चांस मिलेगा। चलें, समझ लीजिए ये सर्किल है जिसका सेंटर इससे पास कर रहा है और ये 2 पॉइंट से गुजर भी रहा है, ये पॉइंट और एक ये पॉइंट है, ये इधर बन नहीं सका पर ये पॉइंट है। अच्छा, अब ये 2 पॉइंट्स हैं आपके पास और एक लाइन गिविंग हो
तो कंडीशन बहुत सिंपल होती है, हम जनरल इक्वेशन से बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे हम लोग? वो कुछ ऐसे बनाएंगे, हम कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्किल आपके पास होती है, दो पॉइंट्स गिविंग दिए हुए हैं। तो पहला पॉइंट पुट करूंगा एक्स और वाई की जगह 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0। तो यहां से सी की वैल्यू डायरेक्ट मुझे क्या मिल रही है? 0। मैंने पहला पॉइंट पुट किया तो ये सब 0 हो जाएंगे, एक्स और वाई की जगह सी की वैल्यू 0। अब दूसरा पॉइंट पुट कर रहा हूं, एक्स की जगह 3, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2g, ये हो जाएगा आपके पास 3, 2f माइनस 2, और c की वैल्यू मेरे पास 0 है। ठीक है ना, c की वैल्यू मेरे पास 0 है। तो ये हो जाएगा 9 प्लस के 4 प्लस के 6g और माइनस के 4f इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। अच्छा जी, सेकंड मेरे पास ये है कि जो मेरा सेंटर पॉइंट्स हैं, क्योंकि मैंने इक्वेशन ये यूज की है, तो मेरे सेंटर पॉइंट्स होंगे -g -f। और ये मेरी इक्वेशन जो दी हुई है स्ट्रेट लाइन की, वो दी हुई है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यानी अगर इस लाइन से ये पॉइंट सेंटर से गुजर रही है, तो -g -f इसका एक पॉइंट होगा। तो x और y की वैल्यू -g -f भी हो सकती है। तो 3 -g प्लस f -f इज इक्वल टू 10 हो जाएगा आपके पास। तो ये हो जाएगा -3g माइनस के f इज इक्वल टू 10। और अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो ये 13 हो जाएगा। 6g -4f, 13 उधर जाएगा तो माइनस का 13 हो जाएगा। ये मेरे पास पहली इक्वेशन हो जाती है, दिस वन। अच्छा जी, अब यहां पर मेरे पास 3g है, यहां पर मेरे पास 6g है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई, दूसरी इक्वेशन है, तो मैं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से, एंड फिर ऐड कर दूंगा मैं इन इक्वेशन 1। चलें जी, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये -6g हो जाएगा, -2f इज इक्वल टू 20। और ये इसको मैं ऐड कर दूंगा फर्स्ट इक्वेशन से। तो ऐड करूंगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, इनको ऐड करूंगा तो ये 6f हो जाएगा, और इनको ऐड करूंगा तो मेरे ख्याल में 7 बचेगा। f की वैल्यू 7/6 माइनस के। नेक्स्ट 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 एफ की वैल्यू मिल गई है मुझे सेंटर पॉइंट में। तो मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेता हूं। चलें, ये छोटी वाली इक्वेशन है, तो -3g, एफ की वैल्यू -7/6, तो ये प्लस के 7/6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10। तो -6g 10 -7/6, तो जनाब ये हो जाएगा आपके पास -3g, ये 60 में से 7 जाएंगे तो 53/6। तो g बराबर हो जाएगा, ये माइनस के 3 मल्टीप्लाई होंगे, -53/-18। पर आपको तो चाहिए h और k सेंटर पॉइंट्स जो बराबर होते हैं -g -f के। तो h और k की वैल्यू हो जाएगी -7/6 का +7/9 हो जाएगा, 6 बोल रहा हूं 9, और -f का ये साइन नहीं है, ये साइन है खाली, तो ये प्लस के दिस वन, और ये मेरे सेंटर पॉइंट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी, और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी
नहीं हुई होगी। ओके, सो नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल टू द पैराबोला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 8x एट 2, 2। तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैं इसकी छोटी सी फिगर आपके सामने बना देता हूं, क्योंकि अगर कंक्लूड करूं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax है। तो यहां से मेरे पास a की वैल्यू आ रही है 2, यानी मैं ऐसे देख सकता हूं माइनस के 8 बराबर है माइनस के 4a। तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव है और वाई स्क्वायर है। तो जनाब इसका जो फोकस होगा वो ये आपके पास होगा, क्योंकि 2 है तो इस साइड पर है, ये ऐसे ओपन होगा। ये जस्ट मैंने इसकी शेप बनाई है। वाई स्क्वायर एट 2, 2। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। अब ये 2, 2 पे नॉर्मल की इक्वेशन बोल रहा है। अब ये अगर मैंने वैसे तो अ, अगर मैं इसकी फिगर ना बनाता तो मैं ये देख नहीं पाता कि 2, 2 अभी कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल टू पैराबोला 8, 2, 2 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म 8, 2, 2। और इंटरेस्टिंगली अगर मैं ये पॉइंट देखूं, x की वैल्यू 2 पुट करूं, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8, 2 और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -16, जो पॉसिबल नहीं है। यानी ये बेसिकली इसका पॉइंट नहीं है। 2, 2, इसका पॉइंट नहीं है। अब इसने कहा है 8, ये इसके, अब ये 2, 2 ये है 2, 2। अब इससे कोई टेंजेंट ऐसे बनेगा जो बेसिकली ये प्रॉब्लम नहीं डेवलप हो सकता इस फॉर्म में। ये सपोज टू आपके पास इसका कोई एक पॉइंट होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में भी गड़बड़ आपके पास है कि इस पॉइंट से टेंजेंट बनेगा। ये फ्रॉम की कंडीशन है, ये एट की कंडीशन नहीं है। क्योंकि अगर ये शेप बनेगा आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8ax, ये इधर बनेगा इस साइड, ये इस साइड बनेगा नहीं। अगर ये प्लस होता तो फिर मैं एक्सेप्ट कर भी लेता कि शेप इस साइड होती, तो ये 2, 2 उसके पास होता भी। बहरहाल जो मिस्टेक है वो मिस्टेक है। अब इन्होंने ऐसे बनाने की कोशिश की है। अगर मैं इसको ठीक करना चाहूं तो मैं इसको ऐसे देख सकता हूं। अगर ये प्लस का होगा तब भी आपके पास ये प्रॉब्लम 2, 2 पे होगा नहीं। बहरहाल अब जो इसका अलजबरा है वो अलजबरा कुछ इस तरह से है कि हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू -8, और इसको सिंप्लीफाई करके फिर इस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, ये पॉइंट पुट करके इसका स्लॉप फाइंड कर लेते हैं। तो m की वैल्यू आ रही है -2। अब जब ये पॉइंट मिल गया हमारे पास, पर हमें तो नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए, नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए। तो मैं सोच नहीं सकता हूं नॉर्मल बेसिकली इस पॉइंट पे, तो ये ऐसे कहीं जाएगा जो टोटली रॉन्ग है। ये ये क्वेश्चन इस पॉइंट के हिसाब से बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। बहरहाल नॉर्मल क्या होती है, वो लाइन होती है जो आपके पास टेंजेंट पे परपेंडिकुलर आपके पास होती है। तो उसका स्लॉप स्लॉप नेगेटिव और रेसिप्रोकल होता है। तो अगर मैं m1 कह दूं तो इसका उल्टा होगा, और अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो प्लस का हो जाएगा ऑफ कोर्स। तो हो जाएगा 1/2। अब मुझे पॉइंट मिला हुआ है, स्लॉप मिल गया है, और मुझे बस इक्वेशन डेवलप करनी है। और वो मेरा फार्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। और जनाब ये हो जाएगा आपके पास
y माइनस y1 दिया हुआ है 2, m की वैल्यू 1/2, x माइनस x1 क्रॉस मल्टीप्लाई 2y-4, x-2 इन सबको यहां ले आइए, x-2y, ये माइनस के इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो +2 इज इक्वल टू 0, और ये मेरी इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल बन जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपकी बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। अच्छा जी, अब ये मुझे दिया हुआ है इलिप्स, इसको भी आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं ताकि आपके पास एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हो। ओके, कहता है इलिप्स का सेंटर ओरिजिन पर है, वर्टाइसिस आपके पास है एक 5, दूसरी इस पर, और फोकाई आपके पास दिया हुआ है इस पर। इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड करनी है। दिस इज रियली इजी पीजी क्वेश्चन। रियली इजी पीजी क्वेश्चन। थोड़ा सा मुझे शेप बनाने के लिए, ओके, चलें जी। बेसिकली इस किस्म की इसकी शेप होगी आपके पास, और हम देख सकते हैं कि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो फिर अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होती है तो उसकी इक्वेशन होती है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू वर्टेक्स होती है 5 है, और b की वैल्यू हमने निकालनी है, तो यहां पर एक्चुअली a² बराबर होता है b² प्लस c²। a की वैल्यू 5 यानी 25, b की वैल्यू मेरे पास फाइंड करनी है, c की वैल्यू मुझे दी हुई है 4 यानी कि 16, ये उधर जाएगा तो 9 बचेगा, और b² 9 के बराबर है। बस वैल्यूज मिल गई हैं। अब इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन आपके पास होगी x² अपॉन a², a की वैल्यू हमारे पास है 5 यानी 25, y² अपॉन b² की 9 है, इज इक्वल टू 1। ये मेरी इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। इन सेंट्रिसिटी वो बराबर होता है c इज इक्वल टू c अपॉन a। इज इक्वल टू c की वैल्यू हमारे पास है 4, ए की वैल्यू है 5, तो ये मेरी इंसेंट्रिसिटी होगी। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रेस ये क्या होती है? ये कुछ होती है इक्वेशन ऑफ अ डायरेक्ट्रेस। मैं इसकी अभी एक्चुअल बना दूंगा। ये मैंने जैसे रफ बनाई है, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रेस होती हैं, और इस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ अ डायरेक्ट्रेस की इक्वेशंस होती हैं x इज इक्वल टू ए अपॉन ई प्लस माइनस, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए की वैल्यू 5 है, और ई की वैल्यू 4/5 है। तो जनाब अगर मैं इसको सॉल्व सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 25/4। ये मेरी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रेस भी हो गई। मेरे ख्याल में क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलें जी आगे मूव कर जाते हैं। हाँ, हाइपरबोला बना के दिया है, दी वर्टाइसिस ऑफ हाइपरबोला। अब ये वर्टाइसिस की बात हो रही है, चलें इसको भी प्लॉट करके दिखाते हैं। दी वर्टाइसिस ऑफ हाइपरबोला आपके पास दिया हुआ है 15। अब 15 तक का तो मेरे पास है नहीं, 15,1 एंड -1,1। चलें फिर ऐसे करते हैं, इसका रफ स्केच खुद बनाते हैं।
तो चलें देख लेते हैं इसकी प्लॉटिंग करते हुए। कहीं ये आपके पास 15 है और चलें ये आपके पास 1 है, तो 15, 1 ये वर्टेक्स दिया हुआ है और एक वर्टेक्स दिया हुआ है -1, 1। चलें जी, ये कहीं -1 और ये 1, ये मेरा वर्टेसिस दिए हुए हैं। तो और वर्टेसिस आपको पता है जहां पर होते हैं वहां पर आपके पास ट्रांजैक्शनल एक्सिस होती है। सो मैं अगर ठीक है ये वर्टेक्स हैं तो इससे मुझे ये आइडिया आ गया कि एक आपके पास ऐसे बनेगा और एक आपके पास ऐसे बनेगा। ठीक है जी। इफ द लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, अब कॉन्जुगेट एक्सिस कहीं बीच में आपके पास होगी, ये भी मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये कहीं इनके बिल्कुल सेंटर में होगी और उसकी जो लेंथ दी हुई है वो दी हुई है द लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज 12, यानी 2b की वैल्यू आपके पास 12 दी हुई है। यहां से उसने ऑटोमेटिकली b की वैल्यू दी है, b की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 6। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इन स्टैंडर्ड कंडीशन। अच्छा, अब यहां पर मैं सबसे इजी अगर तरीका फाइंड करूं, क्योंकि मुझे b मिल गया है और अगर मैं देखूं इन दोनों का जो डिस्टेंस होता है वो 2a के बराबर होता है, यानी दिस वन। टू, यानी मैं शॉर्ट से शॉर्ट अगर निकालना चाहूं तो शॉर्ट से शॉर्ट जो मेरे पास कंडीशन है, ये मेरा इन ये डिस्टेंस होता है दो आपके पास कॉन्जुगेट एक्सिस का, और इन दोनों का डिस्टेंस आपके पास होता है आपके पास 2a के। तो मैं कह सकता हूं अगर 2a मुझे निकालना है तो जस्ट मुझे डिस्टेंस निकालना होगा इन दो पॉइंट्स का। तो 15, डिस्टेंस फार्मूला यूज कर रहा हूं, 15 + 1 हो जाएगा होल स्क्वायर और 1 - 1 होल स्क्वायर। तो 2a बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर, ये तो खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, 2a 16 के बराबर होगा और a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 8 हो जाएगी। क्योंकि इसका ट्रांसवर्सल एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो मैं कहूंगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 64, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 1। ये मेरी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, बल्कि सॉरी यहां पर सेंटर पॉइंट भी होगा, ये मैंने सेंटर पॉइंट नहीं निकाला, ये मैंने डायरेक्टली वैल्यूज निकाली, पर सेंटर पॉइंट निकालना दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। नाउ सेंटर पॉइंट क्या होता है ये इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि ये आपके पास इसका सेंटर ओरिजिन पर नहीं है, तो ये इक्वेशन होगी x - h होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई - k होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये सेंटर पॉइंट क्या होता है, बेसिकली मिड पॉइंट होता है आपके पास वर्टिसेस का या को वर्टिसेस का या फोकाइस का। पर यहाँ पर वर्टिसेस दिए हैं तो खाली मुझे इसका मिड पॉइंट निकालना होगा। तो सेंटर H की वैल्यू होगी 15 -1 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 14 डिवाइड बाय 2 7, और K की वैल्यू होगी 1 + 1 डिवाइड बाय 2, और एक्चुअली K की वैल्यू 1 ही होगी। तो ये हो जाएगा x -7, A की वैल्यू है 64 हो जाएगा 8 होल स्क्वायर माइनस y -1 होल स्क्वायर, b की वैल्यू है 6, वो 36 हो जाएगा इक्वल टू 1। और ये मेरी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हो जाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 8 अब आपके पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x² - y² इज इक्वल टू 1 with respect to new axis obtained by
rotation of axis about the origin through an angle of π/4 रेडियन। ओके, अब इसका मतलब क्या है? बेसिकली ये हाइपरबोला है। मैं इसकी आपको एक पिक्चर दिखा देता हूं। ये बोलना क्या चाह रहा है? ये बोल रहा है कि भाई ये आपका एक हाइपरबोला है, और ये आपके पास ओरिजिनल एक्सिस है। फिर क्या होता है? ये जो एक्सिस हैं ये रोटेट हुए हैं, और एग्जैक्टली कितने रोटेट हुए हैं? ये 45 डिग्री रोटेट हुआ है। ये एक्स एक्सिस रोटेट हुआ है, जिसको मैं कैपिटल एक्स एक्सिस कह रहा हूं। ये 45 डिग्री रोटेट हुआ है। π/4 मतलब 45 डिग्री। ठीक है, और ये इस तरह से वाई एक्सिस भी रोटेट हुआ है। ये रोटेट हुआ है वाई एक्सिस 45 डिग्री। तो कह रहा है अब ये जो नए एक्सिस आपके पास बने हैं, एक्स और वाई एक्सिस, इस हिसाब से ये जो हाइपरबोला की इक्वेशन है ये कितनी चेंज होगी, मतलब ये क्या होगी सादा अल्फाज में। अब इसके लिए हमारे पास ये एक्स की वैल्यूज और वाई की वैल्यूज गिविंग है, और मुझे रोटेशन कितनी दी हुई है एंगल π/4 यानी 45 डिग्री की। तो मैं पहले तो सबसे पहले इसमें क्या करूंगा, ये 45 डिग्री π/4 एक ही बात है, ये पुट कर लूंगा। तो साइन 45 आपके पास बराबर होते हैं 1/रेडिकल 2। तो ये रेडिकल 2 हो जाएगा, और ये भी रेडिकल 2 हो जाएगा। ओके, स्मॉल y की वैल्यू भी निकालना है, ये नीचे आपके पास। तो ये x साइन 45 डिग्री प्लस y कॉस 45 डिग्री। तो ये भी आपके पास हो जाएगा x/रेडिकल 2 प्लस y/रेडिकल 2। अब बस बेसिक सी गेम है, आपने खाली वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। तो चलें जी, ये x और y की जगह वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर है? 1। x की वैल्यू, इसका एलसीएम भी अगर ले लूंगा तो ये हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन रेडिकल 2। सिमिलरली ये भी हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन रेडिकल 2। तो ये पहला होगा x माइनस वाई अपॉन रेडिकल 2 होल स्क्वायर, दूसरा होगा x प्लस वाई अपॉन रेडिकल 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये 1/2 बाहर आ गया, 1/2 बाहर, दोनों दोनों के पास होगा x माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस, और ये भी हो जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, ये 2 और 2 दोनों के पास आएगा, स्क्वायर के बाद 2 हो जाएगा, स्क्वायर जब लगेगा, ये मैंने कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 1। अब याद करें, आपने छोटी क्लास में फॉर्मूला देखा था कि a प्लस बी, इवन मैं माइनस इसमें कॉमन भी ले सकता हूं, वो फार्मूला सिर्फ, अच्छा जी, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर हो तो वो बराबर होता है 4ab के। अब यहां पर पहले माइनस वाला है, बाद में प्लस वाला है, नो वरीड्स, ये माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो ये प्लस वाला हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस वाला। जो फार्मूला है -1/2, बहुत सारी कैलकुलेशन जान छूट जाएगी। 4xy हो गया इक्वल टू 1 के बराबर चल रहा है, ये भूलिएगा नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस के x माइनस के 2xy इज इक्वल टू 1, और फाइनली इक्वेशन xy इज इक्वल टू -1/2। ये अब आपकी हाइपरबोला की इक्वेशन हो जाएगी जब मैं उसको रोटेट करूंगा एक्सिस को एग्जैक्टली 45 डिग्री। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। ऑफ कोर्स ये फार्मूलाज आपको जहन में रखने होंगे, क्योंकि ये वाले फार्मूलाज नहीं दिए हुए हैं, पीछे दूसरे फार्मूलाज दिए हुए हैं, पर बुक में दोनों फार्मूला दिए, तो आपको एक याद रखना पड़ेगा, एक वो आपको पेपर में देता है। अच्छा जी, लास्ट लास्ट में हम पहुंच चुके हैं अब।
कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द टू वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स का सेम मैग्नीट्यूड है। ये तो बहुत सिंपल है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर। तो जनाब मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है कोफिशिएंट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर पहले का स्क्वायर, फिर -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, जे और के नहीं है, ठीक है, तो ये प्लस हटा देते हैं, इक्वल टू दूसरे अब बी का होगा, तो इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, -3 का स्क्वायर 9 होगा। यानी जस्ट मैं मैग्नीट्यूड का फार्मूला यूज कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड में कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, और 5 का स्क्वायर 25 होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 10 प्लस 25, 25 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10, रेडिकल ले लेंगे तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 10 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चले जी इसका बी वाला यहां सॉल्व कर लेते हैं। कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, और एंगल फाइंड करना है तो एंगल का फार्मूला हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा बराबर हो जाएगा u डॉट v डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ u, मैग्नीट्यूड ऑफ v, या थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स u डॉट v अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ u और मैग्नीट्यूड ऑफ v। तो ऐसे कर लेते हैं, जल्दी से मैग्नीट्यूड ऑफ u निकालते हैं पहले। u का मैग्नीट्यूड इस वक्त हमारे पास जो u दिया हुआ है वो फार्मूला अगर मैं उसको मॉडिफाई करूं तो फार्मूला की शक्ल में मेरे पास दिया हुआ है ये थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स m और n दिया हुआ है m डॉट n डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ m एंड मैग्नीट्यूड ऑफ n। तो सबसे पहले m का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो वो होगा 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1 और -3 का स्क्वायर 9, तो 18, और ये हो जाएगा आपके पास एग्जैक्टली 19। अब n का मैग्नीट्यूड, तो इसके कोफिशिएंट है 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, ये हो जाएगा रेडिकल 2। ओके, अब डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं m डॉट n, तो वो भी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 3 प्लस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो +1 प्लस, अब -3 वहां के नहीं है तो 0, -3 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, तो m डॉट n की वैल्यू आ जाएगी 4। अब मैं वैल्यूज पुट कर सकता हूं, थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 4 डिवाइडेड बाय 19 और 2। तो जनाब अब बस इसको लिख लें और आपकी इस मामले में जान छूट जाएगी। मैं कैलकुलेटर में लिखिए शिफ्ट कॉस इनवर्स, शिफ्ट कॉस इनवर्स 4 अपॉन रेडिकल, और ये सब लिख देते हैं। तो जनाब जो एंगल मेरे पास आ रहा है वो अप्रोक्सीमेट 2 डेसिमल तक 49.54 डिग्री आपके पास आ रहा है। और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। ये पेपर भी हमने कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह 2025 का पेपर भी जल्दी आपके लिए लेके आऊंगा। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।